हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम SCERT क्लास 7 की भूगोल की पुस्तक का चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्राकृतिक प्रदेश और मानव जीवन, जिसमें टैंगा और टुंड्रा के बारे में आज हम जानेंगे। तो बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करता है टैंगा और टुंड्रा प्रदेश, तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। आपके यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, उन दोनों एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है आप इन SCERT की बुक से ज़रूर पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले हम टैंगा प्रदेश के बारे में जानते हैं। टैंगा प्रदेश क्या होता है? यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाता है। तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, यही टैंगा प्रदेश है। अब आप मेरी फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी प्लस आपको ऐसे फीचर्स देता है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाता है, और मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल फ्री अनअकैडमी पर। तो आप अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की। तो ये जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इस क्लास का, और बिल्कुल फ्री है। बस आपको अनलॉक कोड लिखना है जो है प्रतीक्षा टेट। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। DSSB PRT की तैयारी आप कर रहे हैं, टारगेट DSSB PRT 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि 2 जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एनरोल ज़रूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आपको GK एंड करंट अफेयर्स, हिंदी, टीचिंग मैथोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट जो DSSB में आते हैं वो पूरे कवर करवाए जाएंगे। तो एक प्रॉपर बैच कोर्स है जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन, और भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर बैच कोर्स के लिए आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप जितने भी बैच कोर्स आते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, और आए दिन आपके लिए नए नए बैच कोर्स आते रहते हैं। आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करके इन बैच कोर्स के लिए 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं इस प्लस सब्सक्रिप्शन में। साथ ही जितनी भी मेरी लाइव क्लासेस हैं, फ्री टेस्ट हैं, क्विज़ेस हैं, उनको भी अनलॉक कर सकते हैं। तो आपको लिखना है PRATIKSHATET प्रतीक्षा टेट, और ये है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। आप देख सकते हैं कितने कम प्राइसेस में आप पर मंथ के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, और जितने भी बैच कोर्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने भी एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं। थैंक यू। इस प्रदेश की जो जलवायु होती है वो विषम होती है। शीत ऋतु लंबी होती है, कठोर और ठंडी होती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात होता है। नदियों और जलाशय 6-7 माह बर्फ से ढके रहते हैं। संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बर्खोयांस्क नगर इसी प्रदेश यानी कि साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा, जल और हिम के रूप में होती है। इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। ये जो इस तरह के वन होते हैं इन्हें शंक्वाकार वन कहते हैं, जिन्हें साइबेरिया में टैंगा कहा जाता है। टैंगा जो है ये रूसी भाषा का शब्द है, और इस आधार पर इसे टैंगा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टैंगा वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये वृक्ष लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, पतले और नुकीली पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं? चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, बाल्सम और रेडवुड।
दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल के स्थान पर स्थलमंडल का विस्तार होता तो यहाँ भी क्या होता, टैंगा प्रदेश पाया जाता। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ये सिर्फ चीज़ें कहाँ पर हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो टैंगा प्रदेश है उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। अधिकतर चीज़ें आप पढ़ते हो ना कि विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाई जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जो टैंगा प्रदेश है वो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वहाँ पर अगर आता है कि 50 से दक्षिणी अक्षांश और 65 दक्षिणी अक्षांश के बीच टैंगा प्रदेश पाए जाते हैं तो वो असत्य होगा, तो उसको आप सत्य ना मानें, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में आपको उत्तरी भी दिखा होगा और दक्षिणी भी दिखा होगा। चलिए मिट्टी के बारे में जानते हैं। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण यहाँ की जो मिट्टी का विकास है वो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ज़्यादातर जो समय है वो बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं पथरीली है, जिसे क्या कहेंगे, धूसर या पौंडजल मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से कैसी होगी, जब पथरीली मिट्टी होगी तो अनुपजाऊ होगी, इसलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं। जीव जंतु क्या है, शीतकाल की कठोरता को सहन कर सकें इस तरह के जीव जंतु होते हैं, यानी कि उनकी खाल कैसी होगी, मोटी होती है, बाल कैसे होंगे, घने होंगे। इन्हें समूलदार जानवर कहते हैं। यहाँ रेडियर, कैरिबू, बीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी एवं भेड़िया आदि समूलधारी जानवर पाए जाते हैं। इनकी जो चमड़ी होगी ये मोटी होगी और बाल इनके ज़्यादा होंगे। तो कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में हो जाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सांप, छिपकली, मेंढक। आपने देखा होगा सर्दियों में ये हमें कम दिखाई देते हैं, छिपकली गर्मियों में ज़्यादा दिखती है, सर्दियों में आपको नहीं दिखेगी। तो ये क्या होता है, सर्दियों के टाइम पर भूमि के नीचे छिप जाते हैं या कहीं छुप जाते हैं। कुछ छोटे जीव बर्फ की परत के नीचे हो जाते हैं, ये बर्फ से ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, जैसे मछली। कुछ प्राणी जाड़े के लिए पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं। कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश में मौसमी स्थानांतरण कर जाते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा। तो ये क्या है, ये कहीं और अलग प्रदेशों में चले जाते हैं जहाँ पर घास हो, इनको खाने को मिले और मौसम ठीक ठाक हो। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी आप देखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइबेरियन पक्षी, जो भरतपुर का कौन सा केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी बिहार जो है, वहाँ पर वो फेमस है साइबेरिया के लिए, साइबेरिया पक्षी के लिए। तो ये कहाँ से आते हैं, ये प्रवासी पक्षी, साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदान भागों में शरण लेते हैं और ग्रीष्मकाल आने पर ये पुनः साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। तो साइबेरिया के लिए पक्षी के लिए कौन सा पक्षी बिहार प्रसिद्ध है, तो भरतपुर का केवलादेव पक्षी बिहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। मानव जीवन कैसा है, इस प्रदेश में वर्ष के 6-7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहने, ग्रीष्मकाल की कम अवधि, अनुपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां रहती हैं। लकड़ी की कटाई, चिराई और खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियाँ स्थापित हुई हैं। क्लियर। कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतिशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज तथा लुगदी बनाया जाता है। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, कनाडा की। और तारपिन का तेल तथा विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कनाडा वॉलरस, तो यहाँ पर कनाडा वॉलरस है, आदि पेड़ों के लीसा से तैयार किए जाते हैं और लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। तो यहाँ पर कागज बनाए
शो किया गया है कैसे कागज़ का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रदेश में श्वेत, लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेडियर आदि पालने के लिए बड़े बड़े समूर के फार्म कनाडा व रूस में स्थापित किए गए हैं। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई और आलू उत्पन्न किया जा सकता है। और साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल आपने सुना होगा, पहले यही सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म था रूस का, लेकिन अब भारत का जो गोरखपुर है वो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और रेल मार्ग। तथा कनाडा में कैनेडियन नेशनल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल और कनाडा में कैनेडियन नेशनल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर स्थित हैं। पहले ट्रांस साइबेरिया का जो प्लेटफॉर्म था वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था विश्व का, लेकिन अब गोरखपुर में जो प्लेटफॉर्म बना है वो भारत का में और विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। चलिए अब टुंड्रा प्रदेश के बारे में जानेंगे। टुंड्रा प्रदेश क्या है? आप मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव को देखिए। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा सा सफ़ेद क्षेत्र आपको दिखता है। ये आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ के रूप में जमा रहता है और इसी को हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। तो जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, वो पूरा वाइट है, वहाँ पर बर्फ जमी रहती है क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के उत्तर में और उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में एक पतली पेटी के रूप में फैला है। इसके क्षेत्र में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन, यानी कि मैंने तो सुना है पर्सनली कि 6 महीने लगातार दिन रहता है और 6 महीने लगातार वहां पर रात रहती है पोल्स एरिया में। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर व जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं, जबकि 3 महीने मई, जून और जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीनों तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। तो कितना अलग टाइप का है। तो वहाँ पर सोचिए आप जाएंगे, 3 महीने पूरा दिन ही रहेगा और 3 महीने पूरी रात ही रहेगी। तो वहाँ पर पहली बात तो कोई जीवन है नहीं, वहाँ कोई भी जीव नहीं रहता है। पर हाँ, भारत के और अलग अलग देशों के रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर, जैसे हिमाद्री है, मैत्री है, ये सभी चीज़ें आपको उस एरिया में दिखेंगी। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो एंड होता है। ये आप देख सकते हैं टुंड्रा प्रदेश ऊपर की तरफ, ये ग्रे कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है टुंड्रा प्रदेश। तो हमने टैंगा और टुंड्रा के बारे में जाना। सर्दी के महीनों में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि झीलें, नदियाँ और समुद्र सभी जम जाते हैं और तेज़ बर्फीली हवाएं चलती हैं, और यही क्या होता है, हिमपात होता है। झाड़ियाँ प्रायः, यहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी है, झाड़ियाँ जो हैं प्रायः उन भागों में विकसित होती हैं जहाँ पर बर्फ़ का ढेर उन्हें तेज़ चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा सके। इन्हें आर्कटिक विलो नामक झाड़ी यहाँ पर प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं इनके बारे में। गर्मी में बर्फ़ पिघलने पर लाइकेन, काई, बर्च और एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं जो रेनडियर पशु का मुख्य भोजन है। तो हम बात कर रहे हैं ये टुंड्रा प्रदेश की। जीव जंतु कैसे होंगे टुंड्रा में? टुंड्रा प्रदेश में अत्यधिक ठंड पड़ती है, फिर भी यहाँ रेडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मास्क बैल, कैरिबू, भेड़िया, लैमिंग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। मस्क बैल स्थूल शरीर वाला शाकाहारी जंतु है जिसके शरीर के ऊपर मोटे बालों का घना आवरण होता है जो अत्यधिक ठंड से उनकी रक्षा करता है। गर्मी में यह आवरण झड़कर गिर जाता है। आर्कटिक लोमड़ी के शरीर पर घने बालों का दोहरा आवरण होता है जिस कारण वह 0 से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंड सहन कर लेती है।
ध्रुवीय भालू और कैरिबो के पैर का निचला भाग इस तरह का बना होता है कि उससे होकर शरीर की गर्मी बाहर ना निकल सके। इस तरह वह ठंड से बच सकते हैं। और यहाँ के समुद्र में सील, व्हेल और विशालकाय वॉलरस निवास करते हैं, जो मई जून के महीनों में स्थल पर आ जाते हैं। मानव जीवन। टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, जिससे यहाँ पर मनुष्य को रहने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी एस्किमो, फिनलैंड के लैप और साइबेरिया के याकूत कहलाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं, अमेरिका में रह रहे हैं तो एस्किमो कहलाए जाएंगे, फिनलैंड में है तो लैप कहलाए जाएंगे, और साइबेरिया में है तो याकूत कहलाए जाते हैं। तो ये जो इग्लू में रहते हैं, इनके घर जो हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ रहते नहीं हैं। ये सिर्फ शिकार करने के लिए आते हैं। अब 1-2 दिन भी लग सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये क्या है, इस तरह का घर बना लेते हैं इग्लू, जिससे कि ये ठंड से बच सकें। ये लोग उसके भीतर का भाग जो है जानवरों की खाल लगाते हैं, और इस क्षेत्र के लोग शरीर को ढकने के लिए खालों का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ के लोगों का जो भोजन है वो मांस पर आधारित है, इसलिए मैंने कहा कि ये नॉर्मल प्रॉपर रहते नहीं है इग्लू में, लेकिन जानवरों का शिकार करने के लिए ये इग्लू बनाते हैं, इग्लू में आराम से रहते हैं। ये लोग मछली, सील, व्हेल, वॉलरस, लोमड़ी और ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंड्रा वासियों के जीवन का आधार है। ये लोग जानवरों का शिकार हार्पून व तीर कमान से करते हैं। शिकार के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं, जो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई जाती है, और नावों को कयाक कहते हैं। ये खालें पहनने, ओढ़ने, बिछाने, तंबू बनाने, नाव व जमीन पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी स्लेज बनाने के काम भी आती हैं। यहाँ के लोग रेडियर व ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं, और रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी व खालें मिलती हैं। रेंडियर आपने देखा होगा, जब 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉस आते हैं तो उनका जिस रथ में वो बैठकर आते हैं, जो उनका पालकी होती है, जो उनका वाहन होता है, उसमें कई सारे हिरन लगे होते हैं, जिनके बहुत सारे सींग से होते हैं, वही है रेंडियर। ठीक है, कुछ अलग सा नहीं है। तो आप नाम सुन के सोच रहे होंगे कि क्या होते हैं। तो रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी व खालें मिलती हैं, और ध्रुवीय कुत्ते स्लेज गाड़ियों को खींचने और शिकार में सहायता करते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर, और पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा वासियों के जीवन में पर्याप्त अंतर आया है। इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये लोग खालों के स्थान पर फर वाले कपड़े, हार्पून के स्थान पर राइफल, कयाक के स्थान पर मोटर वाली नाव का प्रयोग करने लगे हैं। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग इग्लू की छत पर कालीन लगा देते हैं। रूस की सरकार ने रेंडियर फार्म बनाए हैं, जिससे इनके जीवन में स्तर में सुधार आ सके। चलिए और भी जान लेते हैं। रॉबर्ट पेयरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एम्डसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लीजार्ड कहा जाता है। कनाडा के कर्णधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इस चैप्टर से पढ़ने को मिली। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट में कीजिए, लिखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मेरी लाइव क्लासेस जो कि अनअकैडमी पर होती हैं बिल्कुल फ्री हैं, आप उनको ज्वाइन ज़रूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।